हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट दो लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि मिनरल न्यूट्रिशन है क्या, उनके क्या क्या टाइप्स है, जैसे कि क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। और मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया था वीडियो नंबर 2 में कि किस तरह से उन्हें याद करना है। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 और 2 पहले नहीं देखा है वो प्लीज़ वो दोनों वीडियोस को एक बार देख लें, फिर वीडियो नंबर 3 देखेंगे आज। तो आज हम लोग क्या जानेंगे कि जितने भी तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, उनके क्या क्या टाइप्स हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है, हमें ये भी पढ़ना है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या क्या टाइप है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या क्या टाइप है और उनका क्या क्या फंक्शन है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें मैक्रो न्यूट्रिएंट, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो कौन सा है? पोटेशियम। पोटेशियम के यहाँ पे फंक्शन के बारे में हमें जानना है। अगर प्लांट से बात करें तो पोटेशियम का क्या रोल है? ये एक्टिवेट करता है द एंजाइम एंड आल्सो टेक्स पार्ट इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब क्या है कि जो प्लांट के बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो बनने का प्रोसेस है प्लांट के बॉडी में, उसके लिए एक एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत होता है। और यहाँ पे पोटेशियम जो है वो एक एंजाइम की तरह काम करता है। कहाँ पर? प्लांट के बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को बनाने के लिए एक एंजाइम की तरह कौन काम करता है? कौन सा एलिमेंट? पोटेशियम। तो ये सबसे बड़ा मेन फंक्शन है प्लांट के बॉडी में पोटेशियम का। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इट हेल्प्स इन द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऐसे क्यों बोल रहा है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसके पास एक पंप होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऐसे करके पंप होता है। ये पंप को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप। मेनली ये पंप का काम क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो यहाँ से क्या होता है 3Na+ को बाहर फेंका जाता है। किसको? 3Na+ को बाहर फेंका जाएगा और अंदर किसको लाया जाएगा? 2K+ को। तो अगर अल्टीमेटली देखा जाए कि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट तो सेम है, Na+ हो चाहे K+, हो, दोनों पे प्लस का साइन तो एक ही है। अगर हम यहाँ से 3Na+ को बाहर निकालेंगे और 2K+ को अंदर लाएंगे तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बॉडी के बाहर जा रहा है और कम पॉजिटिव चार्ज बॉडी के अंदर आ रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है और बाहर में, बॉडी के बाहर या फिर बोले तो सेल के बाहर, पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पोटेशियम जो है इट हेल्प्स इन द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मतलब एक तरह से सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा एक तरह का बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। कौन? पोटेशियम। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का क्या रोल है ये हम लोग जानेंगे। फॉस्फोरस भी एक तरह का मैक्रोन्यूट्रिएंट है। इसके फंक्शन देखो क्या क्या लिखा हुआ है। इन प्लांट्स दिस इज नेसेसरी टू मैन्युफैक्चर न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोलिपिड्स, coenzymes like NAD, DPN, nicotinamide, adenine dinucleotide, diphosphopiridine nucleotide, NADP, TPN जिसका फुल फॉर्म है nicotinamide adenine dinucleotide, phosphate। फिर बोल रहा है ट्राइफॉस्फोपिरिडिन न्यूक्लियोटाइड। ये सारे के सारे यहाँ पे फुल फॉर्म्स दिए हुए, उतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको क्या पूछेगा यहाँ पे कि फॉस्फोरस का क्या फंक्शन है। तो फॉस्फोरस का फंक्शन जो ये है, सबसे पहले कि प्लांट्स में, जितने भी प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड अगर नहीं समझ आए तो बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल। अगर बोले हमारे बॉडी में जेनेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, हमारे बॉडी में टोटल 2 टाइप के जेनेटिक मटेरियल मिलते हैं। पहला होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। ये डीएनए और आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, इसमें पाया जाता है एक फॉस्फेट ग्रुप। और ये फॉस्फेट ग्रुप अगर पाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो फॉस्फेट से बना हुआ है। तो फॉस्फेट का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि प्लांट और एनिमल में, या फिर बोल सकते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, कौन कौन से? डीएनए और आरएनए, उनका सबसे बड़ा मेन कॉम्पोजिशन क्या है? फॉस्फोरस। ऐसे भी बोल सकते हैं कि फॉस्फोरस इज फाउंड इन एवरी जेनेटिक मटेरियल, मतलब आरएनए और डीएनए हर किसी में फॉस्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है? बाकी जितने भी फुल फॉर्म्स है, इसके सबके नाम में एक फॉस्फो वर्ड जरूर आया है। जहाँ पे फॉस्फो वर्ड आएगा मतलब वो फॉस्फोरस से मिलकर बना हुआ है। फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एफएडी का फुल फॉर्म है फ्लैविक एडेनाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। फिर पूरा फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस, ये सारे के सारे में भी फॉस्फोरस का एक बहुत बड़ा रोल है। क्या चीज में?
अगर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वहाँ पे फास्फोरस का हेल्प चाहिए। क्यों फास्फोरस का हेल्प चाहिए फोटोसिंथेसिस में? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में अल्टीमेटली होता क्या है, स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मेशन करना। अगर वहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो पक्का एटीपी के फॉर्म में होगा। अगर कोई भी चीज़ का फॉर्मेशन एटीपी के फॉर्म में हो रहा है, एनर्जी फॉर्मेशन एटीपी के फॉर्म में हो रहा है, इससे हमें क्या पता चलता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इससे मतलब ये हुआ कि एटीपी में क्या पाया जा रहा है, फास्फोरस। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फास्फोरस जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन में भी सेम हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी में अभी हमने क्या कहा, एनर्जी में मिलता है हमें फास्फोरस। तो यहाँ पे फास्फोरस का एक और बड़ा रोल हुआ। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है और लिपिड सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। फास्फोरस हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट। ये क्लोरोफिल पिगमेंट को बनाने में भी बहुत बड़ा एक रोल है इसका। अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के बारे में, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर कभी देखेंगे आप क्लोरोफिल की तो उसमें आपको एक फास्फोरस एलिमेंट नजर आएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि फास्फोरस जो है वो क्लोरोफिल का एक स्ट्रक्चर को भी बनाता है। नेक्स्ट अगर देखिए कौन से एलिमेंट की बात की गई है यहाँ पे, नेक्स्ट एलिमेंट है कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, अगर प्लांट्स की बात करें तो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल वॉल फॉर्मेशन एंड सेल डिविजन। सेल वॉल फॉर्मेशन और सेल डिवीजन में कैल्शियम का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर पूछे कैसे, अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेल वॉल का, सेल चैप्टर में, तो हम लोगों ने एक चीज देखा था क्या, अगर ये उसकी सेल वॉल थी और ये उसकी सेल मेम्ब्रेन थी, यहाँ से हमको एक चीज मिला था इसके बीच में, ऐसे करके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक चीज का डिपोजिशन हमें दिखा था। सेल वॉल में जो डिपोजिशन दिखा था उसे हम लोगों ने क्या कहा था, उसे हम लोगों ने कहा था सेल वॉल में डिपोजिशन थी जिस चीज की, उसे हम लोगों ने कहा कि वो सेल्यूलोज की डिपोजिशन है। लेकिन सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जिस चीज की डिपोजिशन होती है उसे हम कहते हैं मिडिल लैमिला। क्या कहते हैं इसे हम, मिडिल लैमिला। और ये जो मिडिल लैमिला होता है किस चीज से मिलकर बना होता है, हम लोगों ने सेल चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि मिडिल लैमिला जो होता है वो दो चीज से मिलकर बना रहता है, एक होता है कैल्शियम पेक्टेट और दूसरा होता है मैग्नीशियम पेक्टेट। अगर ये दो चीज से मिलकर मिडिल लैमिला बना हुआ है तो हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि सेल वॉल को बनाने में कैल्शियम का एक बहुत बड़ा रोल है। समझ आया। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैल्शियम एक्ट्स एज एन एक्टिवेटेड कोफैक्टर ऑफ मेनी एंजाइम्स। अगर हम बोलेंगे कहाँ पर कैल्शियम जो है वो एक तरह का कोफैक्टर या फिर कोएंजाइम की तरह बिहेव करता है। कोफैक्टर मतलब क्या हुआ, अगर कोई रिएक्शन को इनिशिएट कराना है या फिर रिएक्शन को बहुत स्मूथली स्पीड अप करना है, स्पीड बढ़ाना है उस रिएक्शन का, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई इंटरमीडिएट कोफैक्टर का जरूरत पड़ता है, इंटरमीडिएट एंजाइम का जरूरत पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं कोफैक्टर। तो बोलेंगे कोफैक्टर यहाँ पे किस जगह पे कोफैक्टर की तरह काम करता है कैल्शियम, तो जहाँ पे हमारा ब्लड कोगुलेशन का जो मैकेनिज्म होता है बॉडी में, मतलब जहाँ पर मतलब ब्लड निकल रहा है, बॉडी हाथ से पैर से कहीं भी ब्लड कट गया, ब्लड निकल रहा है, तो अगर वो ब्लड को कोगुलेट कराना है, मतलब ब्लड को बहने से रोकना है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन। तो ये ब्लड कोगुलेशन कराने के लिए जो एंजाइम का जरूरत पड़ता है, जो कोफैक्टर का जरूरत पड़ता है, वो होता है हमारा कैल्शियम। ऐसे तो मैंने एक कहा जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मसल का कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा कराना है या कम कराना है, उसके लिए भी कैल्शियम बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट कोफैक्टर है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कैल्शियम जो है हमारे बॉडी में बहुत जगह कोफैक्टर का काम करता है। दो एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट ऑकर्स इन द मिडिल लैमिला ऑफ द सेल वॉल। सेम चीज जैसे मैं बता चुकी हूँ, सेल वॉल के जो मिडिल लैमिला का पार्ट होता है क्या, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। यहाँ पे आपको दोनों होता है, बट यहाँ पे क्या जानना है कि कैल्शियम किस तरह से सेल वॉल का मिडिल लैमिला में फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट यहाँ पे एंजाइम की बात किया गया है, जो एक और इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसका नाम है मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम क्या करता है, प्लांट के केस में अगर बात करें तो इट एक्ट एज एन एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये भी एक तरह का प्रोटीन सिंथेसिस बनाने में हेल्प करेगा, कौन, मैग्नीशियम। न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस करने में भी हेल्प करेगा, कौन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द क्लोरोफिल। अगर हम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें फास्फोरस तो मिलता ही है, लेकिन अगर पूछा जाए कि उसके जो सबसे सेंट्रल मोस्ट पार्ट में कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है, तो क्लोरोफिल का एक बटरफ्लाई जब स्ट्रक्चर बनता है तो उसका बीच में एकदम जो सेंटर एलिमेंट होता है वही होता है मैग्नीशियम। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम क्लोरोसिस ऑकर इन प्लांट।
क्लोरोसिस मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हारा पत्ता ग्रीन से येलो हो जाए उसको हम लोग कहेंगे क्लोरोसिस, मतलब क्लोरोफिल का लॉस होना, उसे हम कहते हैं क्लोरोसिस। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर मैग्नीशियम पर डेफिशिएंसी हो जाए प्लांट के बॉडी में तो उसको क्लोरोसिस हो सकता है, मतलब उसके पत्ते जो हरे थे अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, येलो में। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, वो है सल्फर। इन प्लांट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, मतलब क्या बोल रहा है, ये प्रोटीन का एक कंपोनेंट है सल्फर। जैसे कि दो तरह के प्रोटीन मिलते हैं प्लांट में, एक होता है सिस्टीन, एक होता है बायोटीन। क्या हो सकता है, एक का नाम होता है सिस्टीन और दूसरा होता है बायोटीन। तो ये सिस्टीन और बायोटीन दो ऐसे प्रोटीन है जो प्लांट के केस में पाए जाते हैं और इनके पास एक तरह का सबसे एसेंशियल एलिमेंट बोल सकते हैं जो क्या प्रेजेंट है, सल्फर। तो सल्फर प्लांट के केस में प्रोटीन बनाता है, कौन सी प्रोटीन, सिस्टीन एंड बायोटीन। सेकेंड फंक्शन क्या बोल रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ विटामिन लाइक थायमिन, बायोटीन, इसका पार्ट है सल्फर। नेक्स्ट बोल रहे हैं हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोएंजाइम ए। तो कोएंजाइम ए हमारे बॉडी में एक बहुत ही नेसेसरी न्यूट्रिएंट के फॉर्म में एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसको फॉर्मेशन करने के लिए जो एलिमेंट चाहिए वो कौन सा है, सल्फर। तो नेक्स्ट यहाँ पे एलिमेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट का पार्ट कौन है, नाइट्रोजन, जिसको हम सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। प्लांट के केस में क्या करता है, कंपोनेंट्स ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन। तो हमें सबको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो अमीनो एसिड का एक मेन कंपोनेंट है, साथ में ये अमीनो एसिड्स में भी तो प्रेजेंट हो गई और साथ में प्रोटीन्स में भी प्रेजेंट होगा। अगर हम पूछे कि प्रोटीन और अमीनो एसिड क्या दो डिफरेंट चीज है, तो नहीं, अमीनो एसिड और प्रोटीन दोनों सेम चीज है, लेकिन क्या हम तो फिर हम लोग इसे अलग करके एंड करके क्यों लिखे है। तो अगर हम ऐसे बोले तो अगर ये सिंगल एक प्रोटीन होगी तो इसका लंबा सा चेन ये अमीनो एसिड कहलाएगा। क्या बोले, अगर ये पूरा प्रोटीन होगा तो इसका एक सिंगल यूनिट क्या कहलाएगा, अमीनो एसिड। ये सिंगल यूनिट को हम लोग कहेंगे अमीनो एसिड और ये पूरा अमीनो एसिड के चेन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटीन। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आया कि अगर अमीनो एसिड का कॉम्पोजिशन नाइट्रोजन है तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटीन का भी कॉम्पोजिशन होगा नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, दोनों का कंपोनेंट कौन है, नाइट्रोजन। हेल्प्स करता है किसमें, इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड कोएंजाइम। ये दो चीज का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, पहला है एटीपी और दूसरा कोएंजाइम। एटीपी जो हम लोग नाम पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ते क्या है, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे हम लोग को एडिनोसिन जो वर्ड आता है ना, ये आता है एक नाइट्रोजनस बेस से। आप लोग अगर कभी आगे नाइट्रोजनस बेस के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि एडिनोसिन एक ऐसा बेस है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एटीपी में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोफिल। नाइट्रोजन भी क्लोरोफिल का पार्ट है। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलकर बना है। अभी तक हम लोगों ने तीन एलिमेंट के बारे में जान चुका है, कौन कौन सा, पहला था फॉस्फोरस, दूसरा था मैग्नीशियम और तीसरा था नाइट्रोजन। जिसमें से पूछा जाए अगर कि सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है क्लोरोफिल के पिगमेंट का, तो सेंट्रल एलिमेंट था तुम्हारा, सेंट्रल एलिमेंट कौन सा था,